अस्सलामुअलैकुम एंड गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। और जिस तरह से आप जानते हैं कि वीकेंड के ऊपर काफ़ी भरपूर बारिशें हुई हैं शाल, और काफ़ी भीगा भीगा रहा ये मौसम, और कुछ जो तकालीफ होती हैं उसका भी सामना करना पड़ा है। ख़ासतौर पर जिस तरह हमने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि बड़ा शदीद स्पेल होगा, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर जो बारिश है उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। और वो हमेशा की तरह जो होता है ना, हाँ, वो जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं देखे, वो नाकाफ़ी थे। और फिर जिस तरह हमने देखा कि हर साल ही जैसा जुनैद कह रहे हैं कि होता है, इसके इंतजाम पहले कर लेने चाहिए, इकदाम पहले से होने चाहिए, लेकिन हो नहीं पाते। और जो हमारे आम शहरी हैं वो इस तकलीफ से गुजरते हैं। लेकिन जो लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में ख़ास तौर पर जो बारिशें हो रही हैं वो खासी खुशगवार हो रही हैं, क्योंकि जो पंजाब के शहरी हैं वो तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सिंध के लिए खासी रहमत जो है वो जहमत बनी हुई है। और इशाल, आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहा। कुछ बदला बदला लग रहा है वैसे, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी गौर करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने आपने हेयर स्टाइल चेंज किया है, नहीं अच्छा लग रहा है। मेरा जो स्टाइलिस्ट था उसने काटने शुरू किए, और जब यहाँ पर आके वो रुका तो मैंने कहा बस यहाँ रुक जाओ, इसके आगे गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है, वरना जुनैद और मैं सेम हो जाएंगे, तो बस यहाँ तक रहने दो। थोड़ा ही फर्क बाकी रह गया, लेकिन अच्छा लग रहा है भारत। तो कुछ बात हो जाए मुल्क की ख़बरों की भी। और महंगाई ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अब बिलाखिर हुकूमत को ये ख्याल आया है, और पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। इस बार भी जो ऐलान है वो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि महंगाई की जो लहर है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हो रही है वो है बिजली के बिल। और मरीम नवाज़ साहबा ने और कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब ने इसका एहसास किया है। जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब के अवाम को वो सार्फिन जो कि 201 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके लिए अगस्त और सितंबर यानी कि सिर्फ 2 महीने के लिए उन्हें रिलीफ दिया गया है। 14 रुपये फी यूनिट जो बिजली का उसमें कमी लाई जाए। मखसूस मुद्दत के लिए ये एहसास हुआ है उन्हें, सिर्फ उन्होंने 2 महीने का रिलीफ दिया, और वो भी रिलीफ जो है थोड़ा मशरूत है कि 201 से 500 के दरमियान जिनके यूनिट्स खर्च हुए होंगे सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा। अगर 200 से कम है तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर 500 से ज़्यादा यूनिट है, चाहे 1 यूनिट भी ऊपर चला गया तो आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आपने ये चीज़ जो है ना गौर करनी है, अपने मीटर के ऊपर चेक रखना है कि 201 के बाद 500 तक आपने जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। उसके बाद आपने अपने लाइट्स पंखे ऑफ कर देना है, क्योंकि जिस दिन भी आपका मीटर रीडर आता है उस दिन तक ये रीडिंग 500 से नीचे होनी चाहिए, और 201 से ऊपर फिर आप इसमें फॉल करेंगे। 200 बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी हमने 200 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनकी बिजली पहले ही नहीं बढ़ाई थी, उनके यूनिट पहले ही नहीं बढ़ाए थे, तो वो इसमें फॉल नहीं करेंगे। और इस पर बड़ी लेदे भी हो रही है, इस पर तनकीद भी हो रही है। क्या कुछ कहना है? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस पर कहा है कि आपने अपना कद छोटा किया है। क्या कहना था? क्योंकि सिर्फ पंजाब को रिलीफ मिली है। जी हाँ, और ये क्या था, ज़रा वो भी अपने नाज़रीन को सुना देते हैं। पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए था, सिर्फ एक सूबे के सियासतदान हम उन्हें नहीं मानते हैं। उन्होंने अपना सियासी कद जो है नवाज शरीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोटा कर लिया है। पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ पर MQM, जमात इस्लामी और JUI सब ने तनकीद की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस पर एतराज़ उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि ये रिलीफ जो है पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं, तो आप भी अपनी जेब से दें। जी हाँ, एक ट्वीट किया उन्होंने, और उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा वो देखिए। जनाब, ये शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला जारी है। साफ जवाब दे दिया है सिंध वालों ने और KP वालों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, और जिसने रिलीफ दिया है उसके ऊपर तनकीद हो रही है। वैसे हैरानकुन बात है। अब तो पंजाब की तरह दीगर सूबे भी बिजली पर रिलीफ दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी देकर 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया है अवाम। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर सूबे में भी फंड से कटौती करके अवाम को रिलीफ दें। बाकी सूबे भी उन्होंने गुजारिश की है, तो जो उन्होंने कहा वो पहले आपको सुनवाते हैं। तो आपने गुफ्तगू सुनी है, खींचातानी का सिलसिला जारी है। क्या ये रिलीफ काफ़ी है? इससे ज़्यादा दिया जा सकता था, और क्या कुछ किया जा सकता है? इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए आपको शुक्रिया कहेंगे, आपको वेलकम भी कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो बड़ी लेदे हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी आपने कद छोटा किया है, आप सिर्फ पंजाब की हुकूमत बन के सामने आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेसिकली ये शिकवा किया जा रहा है। आपकी ख्याल में, आपकी राय में, क्या इससे ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता था, और क्या क्या ऑप्शंस थी आवाम को रिलीफ देने की बिजली के बिलों को कम करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये समझना चाहिए कि जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर है वो सबसे बड़े रिफॉर्म का महवर होना चाहिए, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो हम पैदावारी सलाहियत है हमारी, एग्रीकल्चर, और फिर हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर, और स्पेशली 500-800 का कंज्यूमर ही नहीं, इससे जो ऊपर का कंज्यूमर है वो भी बहुत हर्ट हो रहा है। एक सर्वे में देख रहा था कि जो लोगों के रेंट्स हैं
वो कम है और बिजली का बिल ज्यादा हो गया। सो ये तो एक देखें टेम्पररी रिलीफ है, 2 महीने के लिए है, अगस्त सितंबर बिल्कुल में ऐसे 200 से 500 का। सो यू नो वंस वी कम बैक इन अक्टूबर तो फिर उन्हीं रेट्स पर आ जाएंगे जो इस वक्त प्रेवलेंट हैं। रेट्स 29 रुपए एवरेज थे, अब 34-35 रुपए हो गए हैं। इसमें बिल्कुल। जब आप बाकी चीजें डालते हैं तो ऊपर रेट 70 रुपए के करीब चले जाते हैं। सो अच्छा देखें डॉक्टर इसको साहब, जो टैकल ये करने के लिए अगर हम बिल को देखें तो बिल के अंदर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस डाले गए होते हैं। वो टैक्सेस यूनिट की प्राइस से हटकर होते हैं। उन टैक्सेस से रिलीफ क्यों नहीं दी जाती है? ओवरऑल बिल के ऊपर रिलीफ क्यों नहीं दी जाती है? जिस तरह से ये बाउंड्रीज लगा दी गई हैं कि 201 के बाद 500 तक रिलीफ दी जाएगी, ये रिलीफ तो ना हुई, ये तो फिर एक लॉलीपॉप हुआ जो दिया जा रहा है अवाम को कि आप 200 से ऊपर अगर यूज़ करते हैं 500 तक तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा। बहुत सारे कंज्यूमर तो ऐसे होंगे जो 500 से ऊपर ही, जिनका ऑलरेडी 500 से ऊपर ही जाता है, उनको रिलीफ नहीं है। और फिर 200 वालों को रिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बहुत सारा तबका ऐसा है, लोअर मिडल, जो कि 200 यूनिट का भी बिल पे नहीं कर सकते हैं। तो ये रिलीफ की कुछ समझ आ रही है आपको, किस तरह से दिया गया ये? जो 200 का रिलीफ है, चूंकि एक फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए डेवलपमेंटल बजट से निकाल कर दिए हुए हैं, सो आई थिंक इसलिए 200 से ऊपर का रिलीफ इन्होंने दिया है। ये तो एक बात हो गई। पर दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। देखिए, आई थिंक इजीएस्ट वे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो किया जा सकता है वो ये है कि 18% जीएसटी और 7.5% आई थिंक एडवांस इनकम टैक्स हम चार्ज करते हैं, इस पे कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। और ये जो पाकिस्तान में 20 से 24% टैक्स है, इसको आप मौखर कर सकते हैं 6 माह के लिए। इसका भी ऑफ कोर्स आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे, और ये फंड्स ऑफ कोर्स एफबीआर और प्रोविंशियल जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्टली कलेक्ट करेंगी। तो आप ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको उठा सकते हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। इसके अलावा 3 रुपए 80 पैसे आपके बजट में आते हैं कहाँ से? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें से डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, उसके बारे बिल्कुल। में भी सोच सकते हैं। पर असल बात यह है कि ये चीजें तो जरूर करनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन हो तो ये दोनों उठाए जा सकते हैं, बट असल बात जो है वो ये है कि जो आपका एनर्जी सेक्टर है, प्लीज इसको रियलाइज करें कि ये एक तंजीम नौ मांगता है। इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? जब तक ऑपरेशंस जो कमर्शियल हैं, डिस्को, सुई कंपनीज, जनरेशन कंपनीज, इनको प्राइवेट तहवील में नहीं देंगे और एक कंपेटिटिव मॉडल नहीं बनाएंगे जो टेक और पे की बजाय टेक एंड पे बेस्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, इसका मतलब है पानी को, पावर को, गैस को और पेट्रोलियम को अलहदा ना सोचिए, एक सिंगल एनर्जी सोर्स सोचिए। उसको ठीक करने के लिए जब आप एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएंगे, ये प्रोफेशनल काम है। आप अभी भी एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर से एक अभी ये प्रोफेशनल काम सारी लेना चाहते हैं। तजावीज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही परमानेंट हल दिखाई देता है, लेकिन आपको क्या लगता है हुकूमत इस तरफ आ क्यों नहीं पाई? क्या कोई रुकावट है, क्या कोई शराइत है आईएमएफ की ऐसी, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी तवज्जो इसी तरफ मबजूल नहीं हो पाई? Honestly, IMF has really nothing to do with Pakistan's energy sector. मतलब ये मैं वो शख्स हूँ जो पाकिस्तान का जो ओनली IMF प्रोग्राम है वो कंप्लीट करके लाया था। सो प्लीज ट्रस्ट मी, वो सिर्फ कहते हैं कि आप अपनी जो कॉस्ट है वो रिकवर करते जाएं। अब वो ठीक कॉस्ट है। कम करनी है आप पे है, अगर आपने ये तब्दीलियां करनी है आप पे है। और एक आखिरी तब्दीली फिर कहूंगा, नेपरा ओगरा को कंबाइन करके एक एनर्जी रेगुलेटर बनाना पड़ेगा और उनको मार्केट मेकर बनाना पड़ेगा और अगेन प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक पॉलिसी में, रेगुलेशंस में अपनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और तो आप मसले के और समझते भी हैं हल कि हैं। अगर ये तमाम जो एनर्जी सेक्टर्स हैं इनको अगर मर्ज कर दिया जाए और फिर इनको रेगुलेट किया जाए और इनको प्राइवेट कर दिया जाए तो ये सोल्यूशन का हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एनर्जी को कम्पीट कर सकते हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है वो हम बना सकते हैं और दे सकते हैं आवाम को? मोस्ट डेफिनेटली। मैंने कल द न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा है जो न्यूज़ का लीड आर्टिकल है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे सोचिए, जो 60-80 साला प्रोजेक्ट्स हैं, चलते हैं जो इतना अरसा। पाकिस्तान उसके अलावा जो बेस लोड के लिए ये, फिर सोलर, फिर विंड और फिर पानी।
पाकिस्तान अगले 3 से 5 साल में अगर एक प्रोफेशनल एनर्जी थिंकिंग बना लेता है, पाकिस्तान का आज भी मसला एचआर पब्लिक सेक्टर में है, अगर इसको हम ठीक कर लेते हैं, हम उन पोजीशंस पर उन लोगों को लाएं जो ये काम कर सकें, और बतदरीज थर कोल पे मूव करना, टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, गैस को सही जगह पर देना, ये सारे काम अगर आप कर लेंगे तो आप सब्सिडी रजीम से भी निकल जाएंगे, ये जो नुकसान का बोझ है इससे भी निकल जाएंगे। टैरिफ जो है वो अगर कम नहीं होगा तो उसके बढ़ने में सर्टेनली कमी आ जाएगी, और फिर जब कंपटीशन होगा तो जैसे टेलीकॉम में आपके पास बहुत से ऑपरेटर हैं, बिजली में भी ऐसा ही दिखाई देगा। आज भी मैं कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था कि मोटरसाइकिल्स हम देना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन बिजली इज द रियल हल। फिर सोचिए, डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट वी मेड इन द पास्ट। लेकिन बाइक देने के बाद डॉक्टर साहब होगा क्या? ट्रैफिक ऑलरेडी हमारी सड़कों पर बहुत है, जैसे आप कह भी रहे हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है हम मजीद जो है इसके अंदर गाड़ियों की, बाइक्स की जो है वो तादाद ऐड करते जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी आसमान को छू रही हैं। क्या बाइक देना हल होगा? पेट्रोल की कीमतें भी तो नीचे आनी चाहिए, क्या आवाम उसको यूज भी तो कर सके? रियल हल जो है वो वही है कि दुनिया भर में जो अमीर ममालिक के अमीर लोग हैं, और मैं जब अभी फ्रांस में काम कर रहा था तो मैं प्रेफर करता था कि मैं अपनी गाड़ी ना लेकर जाऊं, मैं नीचे बस में बैठूं कंफर्टेबली, या जो उनका ट्यूब सिस्टम है, और 15 मिनट का जो सफर है वो 5 मिनट में तय कर लूं। सिटीज हैव टू बी बिल्ड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विच डजंट मीन कि गवर्नमेंट ने ये बिल्ड करना है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से बिल्ड करें, सब्सिडाइज करें उनको जिनको करना चाहते हैं, बट दैट इज द रियल सोल्यूशन। अगर आप फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स ऐड करेंगे तो उस पे 1 या 2 लोग जाएंगे, एक बस में 70, 80, 100 लोग जाएंगे। थिंक डिफरेंटली। मैं फिर कहता हूं कि इट्स द थिंकिंग एबिलिटी विच वी हैव टू ब्रिंग बैक टू द गवर्नमेंट, सो दैट जो हम पॉलिसीज बनाएं वो वेल रिसर्च्ड हों। पाकिस्तान आज तक हो ये रहा है कि हम जिसे कहते हैं ना अर्जेंसी में पॉलिसीज बना लेते हैं, और उनको फिर जब वक्त गुजर जाता है तो रियलाइज करते हैं ओहो हम इंपोर्टेड फ्यूल। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये जो 2 महीने का रिलीफ है ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त बहुत लोगों को तकलीफ थी, तो गवर्नमेंट ने एक फिर जिसे आप कहते हैं जरिया फराहम किया है डेवलपमेंट बजट को काट के कि लोगों को रिलीफ दी जा सके। ये बाइंग टाइम है, इसमें जो मैंने अभी आपके सामने चीजें रखी हैं ये कीजिए, टास्क फोर्स भी बनाई है उसको भी इस्तेमाल कीजिए, बट इन सब चीजों को एक्सपेडाइट करने के लिए जब तक प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं आएंगे, मैंने सरकार में 10-11 साल काम किया है, और मैं बहुत ही जैसे कहें कंफर्ट से कह सकता हूं कि अगर ये सारी थिंकिंग सरकार में आ जाए, एक लीनर गवर्नमेंट, बेटर रेगुलेटेड गवर्नमेंट, पॉलिसीज जिनको आप रिटर्न्स पर बेस करके बना सकें, पीएसडीपी जिसकी क्वालिटी बेहतर कर सकें, शहरों में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर कर सकें, तो मुल्क वो सारे हल हैं जो कि मुस्तकिल होंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक मुशीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, और बात कर रहे हैं कि ये परमानेंट हल की तरफ ही बिलाखिर हमें जाना होगा। ये जो टेम्परेरी रिलीफ है इससे आप वक्ती तौर पे तो आवाम को और मखसूस सस्टेनेबल नहीं है ना। 2 महीने का रिलीफ देंगे उसके बाद आवाम फिर रो रही होगी। तनकीद हो रही है ना इसी चीज़ पे, सिंध से भी तनकीद हो रही है, केपी से भी, बलूचिस्तान से, कीजिए हमारा क्या कसूर। अगर और तमाम सूबों को मिलकर रिलीफ देना चाहिए, ना कि किसी एक सूबे को मिलना चाहिए। बाकी अगर हम तमाम सूबे देखें तो वो भी हमारे बहन भाई हैं ना, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है हमारी, उनको मिल बैठ के कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लंबे टाइम के लिए एक रिलीफ दिया जा सके। जी हाँ, और कुछ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लेजेंडरी लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खान खैलवी की, जिनकी आज 73वीं सालगिरह। जी, 73 बहारें देख चुके हैं अपने मुनफरद अंदाज़े गुलकारी से। अताउल्ला खान ईसा खैलवी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो उनको हम एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे अताउल्ला ईसा खान खैलवी, जिनके आपने मशहूर गीत सुने हैं और एक लंबे अरसे तक, कई दहाइयों तक बल्कि राज किया है, और जितने भी खेत खलियान हो या फिर ट्रक हो, गाड़ियां हो, उनके अंदर यही इन्हीं के ही गीत गुंजाते हुए सुनाई दिए, और खासतौर पर दिल जले हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। बिल्कुल, उनकी तर्जुमानी उन्होंने किया है, उनके दिल की आवाज़ जो उन्होंने आवाम तक पहुंचाई है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं। उसके बाद एक अहम मौजू है, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपने खबर देखी होगी, अफसोसनाक वाक़या, कर्बनाक वाक़या,
एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, और अभी तक उसको इंसाफ मिलने की तवक्को दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है कि इतनी लेथुलात से काम ले रही है इंडियन गवर्नमेंट? इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ कुछ भारतीय एनालिस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे भारत में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की, खातूनी ट्रेनी डॉक्टर जो खातून थी, इस्मत दरी की गई उनकी और कत्ल हुआ उनका, जिस तरह से बुरी तरह से उन्हें ज़ुदोकोब किया गया, मारा गया, वहशियाना उनकी इस्मत दरी हुई। इस पर हम यकीनी तौर पर बहुत दुख का इजहार करते हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन हुआ क्या वाक़या, किस तरह से ये पेश आया, वो सब उसके ऊपर बात करना बिल्कुल। और ये सरहद के इस पार हो या उस पार हो, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनकी मजम्मत यकीनी तौर पर बनती है, उसके लिए आवाज़ उठाना और जो मुतासरीन है उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। और इसी नाते हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं, वो पाकिस्तान हो या भारत हो या दुनिया भर में, इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि ये मुतालबा भी हो रहा है कि उस बच्ची को, उस डॉक्टर को जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, अपने हॉस्पिटल में जिस तरह से इस तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल किया गया है, ये काबिल मजम्मत है। और वो तमाम किरदार जो कि मुलव्वस हैं इसके अंदर, चाहे वो असर रसूख वाले हैं या फिर कोई आम शहरी हो, उन्हें करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज नाज़रीन, आप ये भी आपके साथ हमने शेयर करना था कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी है। तो ऐसा दिन जिस पे इंसानी हुकूक के हवाले से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है, वो तमाम लोग जो कि मजलूम हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनके लिए आवाज़ उठाए जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी मौके पे ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हमारे हमसाए मुल्क में ये जो दरिंदगी का वाक़या पेश आया है, इस वक्त 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स वहाँ पर सड़कों पर हैं और OPDs का बायकॉट किया गया है। यकीनी तौर पे मुश्किलात तो होंगी उन मरीज़ों को, उन तमाम लोगों को जो कि इसकी वजह से इलाज मुआवजा नहीं करा पा रहे, लेकिन ये ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए और इसे टेस्ट केस के तौर पे हुकूक को बुलंद करने के लिए बिल्कुल, और ऐसी तमाम बच्चियां सल्ब किए जा रहे हैं। बच्चियों को जिस तरह से सामना है, इस तरह की तकलीफ इसको टेस्ट केस से गुजरना, बहुत सारी बच्चियां इस वक्त सहम चुकी होंगी, बाहर निकलने से डरती हैं लड़कियां। तो हम अपने मेहमानों को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, फिर उनसे जानते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सहाफ़ी इसमें कितना अपना किरदार। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन कौर, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और सुनील कुमार हिमाचली, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं अपने शो में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिमरन कौर, जिस तरह से वाक़या पेश आया, जो रिपोर्ट हो रहा है बज़ाहिर, इसमें किसी क्या वाकई बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि घर में जो पहले इतला दी गई वो ये कहा गया कि उस बच्ची ने, उस डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। फिर 3 घंटे तक जब उसके घर वाले पहुंच गए, उन्हें देखने नहीं दिया गया, जिसके बायस अब ये आवाज़ उठ रही है कि असल मुद्दा सामने लाया जाए, जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। पहले तो फैक्ट्स बताइएगा, आप लोगों के पास क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जिस तरह आपने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। हाँ, उनकी फैमिली के जो बयानात आए थे, जिस तरीके से बच्ची की डेड बॉडी उन्हें नहीं देखने दी गई और तमाम जो जानकारियां, जो इंजरीज थी, वो भी नहीं बताई गई। जब तक उसके फादर ने खुद जाकर उस बच्ची की डेड बॉडी को नहीं देखा, तब तक पता नहीं चला कि कितना ब्रूटल उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो यकीनी तौर पर क्योंकि वो मेडिकल की छात्रा थी, तो कहीं ना कहीं और हॉस्पिटल में ये दुष्कर्म का कांड जो है वो हुआ है। इस वजह से हॉस्पिटल्स की साख पर, डॉक्टर्स की साख पर, हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं भट्टा ना लग जाए, इस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी इनिशियली, कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी उसके पेरेंट्स को देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। क्योंकि अगर जिस तरीके से अब ये बात फैली है, आपने भी देखा होगा, तमाम डॉक्टर्स पूरे इंडिया के हड़तालों पर है, OPDs बंद है और ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद है। और इसी बात का डर था कि ऐसा जो है प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए किसी डॉक्टर के साथ असॉल्ट के बाद, इसलिए इस मामले को बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की। इन शॉर्ट अगर हम सिमरन साहिबा, अगर हम ये कहें कि दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो गलत नहीं होगा। मैं सुनील साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की गई, उसका एक दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की गई कि बच्ची ने खुदकुशी की है और उसने अपने आप को खुद ख़त्म कर लिया। दूसरी तरफ जब माँ बाप के तकलीफ दे बयान सामने आते हैं कि उसकी हड्डियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि बॉडी को इकट्ठे कर पाना मुश्किल हो रहा था, और जिस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर बाइट्स के निशान जो हैं वो पाए गए हैं,
क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स जिन्होंने सबसे पहले पेशेंट जो देखा डेड बॉडी को, क्या वो इन सारी चीज़ों से उनकी आंखें बंद थीं, वो नहीं देख पाए कि माँ बाप को देखना पड़ा और फिर उन्होंने आवाज़ उठाई? आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी बातें आपने पहले सिमर जी से पूछी या अभी मेरे से जो सवाल किया, पहली बात तो जो तथ्य निकल कर सामने आए, जो अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल इतने उठ रहे हैं कि इनका अंजाम तो किसी को नहीं पता और ना ही किसी को ये पता कि असल जवाब क्या है। अब जिसके साथ जो दरिंदगी हुई वो इस दुनिया में नहीं है, और उसके लिए आज भारत, पाकिस्तान, जितनी भी कंट्रीज हैं जहां जहां महिला ही नहीं पुरुषों को भी ये वाक्य याद आ रहा है। तो आप इस वक्त लाहौर में हैं, इस्लामाबाद की बात करूं या यहाँ दिल्ली की बात करूं, यहाँ पर भी 2012 के आसपास दिल्ली में एक बस में ऐसे ही कुछ जी हाँ। मंजर देखने को मिला, वो सारी तस्वीरें याद आ रही हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सब के पीछे जो तथ्य सही किसी को नहीं पता है, उसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया। और ये बात कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो हैं विनीत गोयल, उन्होंने भी कही थी। जब उनका बयान सामने आया था तो उन्होंने भी सीधे तौर से कहा था कि अविश्वास जो है वो लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, और उन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। और इस केस में भी वही सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात, लोगों का आक्रोश इस वक्त पूरा हमदर्दी के साथ है। बिल्कुल। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लोगों को समस्याएं तो हो रही हैं, लेकिन उन डॉक्टरों की भी ये मांग है कि आगे किसी की बेटी, बहू या किसी के घर वाले के साथ ऐसा घटनाक्रम ना हो कि फिर से समाज, चाहे वो धर्म जाति के आधार पर, ऐसे मुद्दों को नहीं देखा जाता। वहां पर लोगों की ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के, वो सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो इस केस में भी वो सारी चीजें हैं, और आपके जरिए भी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। अफवाहें, जैसे ये हड्डियों वाली बात कही आपने भी, जैसे सवाल किया कि डॉक्टरों ने नहीं देखा, वो तमाम सवालात जितने भी हुए, अब पीड़िता के माता पिता को जो बयान आया है, उसकी जो रियलिटी है, उन माँ बाप के बारे में आप सोचिए, जब कोई हमारे जैसा ही पत्रकार उससे जाके पूछता होगा, तो ये जो एक बार डॉक्टर के साथ हुआ या जो आज से कई साल पहले दिल्ली में हुआ, वो एक बार का रेप नहीं है। आप मेरे साथ जो मतलब भारत से भी एक हमारी सीनियर जर्नलिस्ट पता है, और आप भी एक फीमेल हैं, तो आपको भी शायद नहीं पता होगा कि जब एक रेप होता था आज से 5-7 साल पहले, तो उसका जो टेस्ट होता था उसे फिंगर टेस्ट कहते थे। तो वो तो उससे भी बुरा टेस्ट होता था। मतलब जब कोई लड़की ऐसे किसी के साथ ऐसा घिनौना काम या कोई ऐसी हो जाती थी बात, तो जब लोग टेस्ट करते थे या डॉक्टर टेस्ट करते थे तो फिंगर टेस्ट किया जाता था। उसको बाद में चेंज किया गया, उसके केसेस चले, उसके लिए अलग से किट बनाई गई, फिर टेस्ट होते हैं। आज जो हमारे देश में रेशो है, या पाकिस्तान में या अरब कंट्रीज में रेप की रेशो है। सिमरन, आपकी तरफ आएंगे। ये जो वाकया है, इस जैसे और भी बेशुमार वाकये भारत में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमतें कोई ऐसी करार वाकई सज़ा या ऐसा टेस्ट केस नहीं बना पाती जिसकी वजह से जो ऐसे दरिंदे हैं उन्हें करने का मौका मिल जाता है दोबारा से ये घिनौने काम। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आवाज़ उठ रही है इस ट्रेनी डॉक्टर के लिए और उसके हक के लिए, आपको लगता है कि भारतीय सरकार दबाव में आते हुए इंसाफ दे पाएगी इस बार, और जो असल जिम्मेदार है उसे सजा हो पाएगी? देखिए, सजा तो यकीनी तौर पर होगी, आज हो या कल सजा तो यकीनी तौर पर होगी, लेकिन बात है मानसिकता की। आप कितने भी कानून बना लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सुनील ने बताया, जब आज से 10-12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, तब भी हम स्टूडियो से इसी तरीके से लाइव किया करते थे और हम खुद शहर गए थे। और आज भी, क्योंकि तब निर्भया एक आम लड़की थी, आज ये वाकयात एक डॉक्टर के साथ हुआ है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 10-12 साल पहले जो मंजर था कि लड़कियों के पेरेंट्स उनको फोन करके कह रहे थे कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। आज भी वैसे ही फोन लड़कियों को आ रहे हैं कि ये सब कुछ हो गया है, घर से बाहर सेफ नहीं है, तुम घर आ जाओ। जब एक रेप्यूटेड डॉक्टर सेफ नहीं है तो हम कैसे बिलीव कर लें कि हमारी बाकी बच्चियां जो हैं वो सेफ हैं? गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, नए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की। महिलाओं के प्रति, मतलब चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब तक वो बदली नहीं जाएगी, मुझे लगता है कितने भी कड़े कानून आ जाएं, ऐसी वारदातें होती रहेंगी। तो ये शुरुआत अपने घरों से होना बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को बताएं कि किस बिल्कुल। तरीके से आपको एक फीमेल को रिस्पेक्ट करना होता है। और स्पेशली अगर हम इस केस की बात करें तो डॉक्टर्स को हम लोग भगवान के बाद दूसरा भगवान बोलते हैं कि वो बिल्कुल लोगों की ऐसे। जान बचाते हैं। और जिस तरीके से उस बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, और आपको पता है आज हिंदुस्तान में राखी का त्योहार है, जहाँ कई बहनें अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेगी। आप सोचिए उस बहन के घर में कितना सन्नाटा छाया हुआ होगा। जिसके साथ और ये जुल्म हुआ है। अच्छा सिमरन, एक चीज़ जो इस ट्रेनी डॉक्टर का अपने इस्तेमाल में टेलीफोन था, मोबाइल फ़ोन था, वो गायब दिखाई दे रहा है। उसके मिलने में अभी तक कोई पेशरफ्त हो सकी, वो कहाँ पर है, ताकि उससे बहुत सी चीज़ें जो हकायक हैं वो सामने आ सकेंगे, केस को हल करने में मदद मिल पाएगी। दूसरा एक और चीज़, जिस तरह से जो कल्प्रेट है, जो अभी तक कल्प्रेट है, कहा जा रहा है कि आईपॉड से उसकी तलाश हो पाई। क्या ये बात, इसमें कितनी सदाकत है? पुलिस क्या अभी तक हकायक से सामने लेकर आई है? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो ये गैंग रेप बताया जा रहा है, उसमें एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस थे। तो वो कौन से किरदार हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी, आज आरोपी का साइको एनालिस्ट टेस्ट है, तो ये वाजिब है कि आज इस टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत सारे खुलासे करने वाली होगी। जहां तक मौमिता के फोन की सवाल है, तो फोन से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बड़े खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि जो आरोपी था वो उसके अपने सर्कल का नहीं था। वो एक बाहरी व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में आया जाया करता था, लोगों के काम कराने के लिए पैसे लिया करता था कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मैं आपका चेकअप करा दूंगा, मैं आपका ऑपरेशन करा दूंगा, आप मुझे पैसे दे सही। दीजिए। तो इस तरीके का एक व्यक्ति था। जी, तो ठीक है। वो अभी हिरासत में है, उसका साइको एनालिस्ट टेस्ट आज किया जाना है, और जो रिपोर्ट्स आएगी वो तमाम तरीके के खुलासे करेगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिमरन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सुनील कुमार हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील, जिस तरह से सिमरन भी कह रही हैं कि हमारा जो मानसिक, हमारी जो दिमागी जो तरबियत है वो होनी बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर में तो अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, हमें बाहर भी ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखना होगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चियाँ बाहर महफूज नहीं हैं, इस वक्त वही वाक़या एक बार दोबारा से दोहराया गया है। पाकिस्तान के अंदर हो, भारत के अंदर हो, हर जगह पर इस तरह के वाक़यात हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। क्या इस बार इंसाफ होता देख रहे हैं आप? इंसाफ हो रहा है? उन कल्प्रिट तक पहुंच पा रही है गवर्नमेंट या हमारी पुलिस फोर्स? क्या देख रहे हैं? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सुनील, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ पे ये सारा वाकया हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले कमरे को बताया गया कि तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, तो सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, ये तो वाजे हो जाता है इसके बाद। देखिए आपके दो सवाल हैं और दोनों की ही मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी बात कि अगर कंस्ट्रक्शन रूम या जो सारी चीजें हैं, देखिए जो कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर दोबारा से क्लासेस शुरू की जानी है, क्योंकि तोड़फोड़ हुई है। जो जब विद्यार्थियों ने 2 या 3 दिन पहले रात को वहां पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसको लेके थोड़ी अब प्रशासन जो है वो भी देखेगा, अथॉरिटी जो है वो भी देखेगी कि क्लासें बाकी बच्चों की शुरू करवाई जाए, क्योंकि ठीक है। उन्होंने भी उन चीज को रेगुलर करना है जैसे आमतौर पर चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मोहतरमा का सवाल था, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो अभी जो सिचुएशंस बन रही हैं इंडिया में, उसमें अदर कंट्रीज की जो वुमेन्स हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट दे रही हैं, वो भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। और देखिए, जिसे आपने भी अपने बुजुर्गों से या अपने घर परिवार में या अपने कुलीग से सुना होगा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो भी सजा देगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले जब दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, कम से कम 109 कंट्रीज में उसका असर देखने को मिला था। तो इस घटनाक्रम के बाद भी ये जो अभी वारदात हुई है, तो ऐसा फ्यूचर में हम लोग कह सकते हैं कि दोषियों को तो सजा मिलेगी और उनको उनके किए की सजा मिलेगी भी। और इसके बाद आप देखिए, जो रेसों की मैं पहले भी बात कर रहा था, सबसे जरूरी जो है हम लोगों को, ये हम लोग जिसे एक शर्म समझते हैं, अपने परिवार में ऐसी चीजों पर बात करने से शर्म समझते हैं, या जैसे नॉर्मल सी बात है कि हम लोग अपने परिवार में अपने वालिदान या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी सिस्टर्स के साथ जो पीरियड्स हैं या बाकी सारी एजुकेशन है, मतलब सिंपल तौर पर अगर मैं कहूं कि सेक्स एजुकेशन हम लोग जब तक नॉर्मल नहीं करते, लोगों को छोटी उम्र से बताना नहीं शुरू करते, उन लोगों को नहीं पता लगेगा कि आखिरकार ये
की हैवानियत, जो साइकोलॉजी उनके दिमाग में चल रही है, इसको मैं कहूंगा कि जो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, जिनको सिर्फ एक शरीर चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोपैथ ही कर सकता है, किसी को इतनी बुरी तरह से नोचना, घसीटना, उसको मारना, उसकी सांसें खत्म हो गई लेकिन उनकी जो बर्बरियत थी वो ख़त्म नहीं हुई है, वो जिस तरीके से अपनी हवस पूरी कर रहे थे वो ख़त्म नहीं हुई है, तो यकीनी तौर पर ये साइकोपैथ ही कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान किसी इंसान के साथ ये नहीं कर सकता। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि वो एक औरत थी, वो एक लड़की थी, बल्कि इंसानियत तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। तो वो आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात के ऊपर पहले तो उनकी तरबियत होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम यहाँ पर ये भी कोट करेंगे कि जिस तरह से हम दोनों मुल्कों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो या दुनिया में किसी भी जगह पर हो, तो हम तमाम जो है वो कौम एक हो जाते हैं और इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो हमारे अदाकार हैं वो भी इसके बिल्कुल, और बिल्कुल ये मजम्मत का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम वो सारे बयानात भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, सिमरन, डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पे हैं, 10 लाख से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत के अंदर। तो बुनियादी तौर पे मुतालबा अब उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है? एक तो यकीनी तौर पे इस मुतासरा ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ की बात हो रही है, दूसरा क्या मुतालबा किया जा रहा है, किस तरह से डॉक्टर खुद को महफूज करेंगे, वो क्या इकदाम होने चाहिए? एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान, देखा जाता है कि जब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, बाय द चांस अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाए या कोई इलाज में कोताही हो जाए, तो पेशेंट या उसके घर वाले हैं किस तरीके से हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स के कॉलर्स तक पकड़ लेते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट तक कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसी के लिए। और इस केस के बाद डेफिनेटली सिक्योरिटी की मांग तमाम डॉक्टर्स से की जा रही है। तमाम डॉक्टर्स अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ लेके आया जाए कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये लेडी डॉक्टर जो है मरहूम, इनकी इंसाफ की मांग की जा रही है। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं पे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो एप्रन पे अपना उंगली कट करके ब्लड के साथ उस पे सिग्नेचर करके अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, कहीं पे काली पट्टियां बांध के दिखा रहे हैं। ओपीडीज बंद है और ऑपरेशन लेकिन डिमांड सबकी एक ही है, इंसाफ और सिक्योरिटी। जी, ये दो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है या किसी और वजह से मरीज की जान चली जाती है, तो जो पेरेंट्स हैं या फैमिलीज हैं पेशेंट्स की, किस तरीके से डॉक्टर्स पर अटैक करने को जाती है, जो कि एक बड़ी वजह है। डॉक्टर्स इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं और प्रेशर, अंडर प्रेशर बिल्कुल, उनकी प्रोटेक्शन, उनको महफूज माहौल देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिमरन कौर हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ सुनील कुमार मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस केस के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ मालूमात शेयर की हैं। और सेलिब्रिटीज़ हों, शोबा, जिस भी शोबे की बात करें, सभी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जॉन इब्राहिम का बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर बच्चे, खवातीन और जानवर महफूज नहीं है। इसी तरह से ट्विंकल खन्ना, उनकी तरफ से भी मजम्मत की गई है। पाकिस्तान में सजल अली हैं और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, ट्वीट्स किए जा रहे हैं। और सबसे पहला जो मुतालबा है वो यही है कि इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिया जाए। और ट्विंकल खन्ना ने भी ये कहा है कि आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, जहाँ पर हम इंसानी हमदर्दी के दिन मना रहे हैं, वहाँ पर ये वाक़या पेश आना दिल टूट गया है। और पर इस वक्त हर बंदे का दिल टूटा हुआ है, दुखी है, गमगीन है, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या है, इस तरह पहले भी बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान में बच्चियों के साथ पेश आए, भारत में पेश आए, और इनकी रोकथाम के लिए जो हुकूमती सतह पर इकदाम हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो होने चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर अहम इशूज़ भी हैं जिस पर बात होगी। हमारे साथ स्टे विद अस। अजीम, वेलकम बैक। और आजकल बात हो रही है बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स की, एम पॉक्स जिसको बोला जाता है, और इंतहाई ये ख़तरनाक वायरस है। और वायरस के पहले केस की तस्दीक होते ही तमाम सूबों को जो उनकी हुकूमतें हैं उन्हें भी मुतहरिक कर दिया है। मंकी पॉक्स का पहला केस मर्दान में रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद महकमा सेहत की टीमों की दौड़ें लग चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इकदाम शुरू कर दिए हैं, जो कि यकीनी तौर पर बादशाह खान एयरपोर्ट पर टीमें तैनात की गई हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचने वाली जो फ़्लाइट्स हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाने लगे हैं। मुश्तबा अफराद के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जो भी कायम कर दिए गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल महमूद, माहिर वबाई अमराज, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं कि जिस तरह से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, इनिशिएटिव ले लिया गया है, और अभी तो मेरे ख्याल में इब्तदा है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं पहले ही। कहाँ तक काम हो चुका है, इसके ऊपर कुछ आइडिया है आपको इस हवाले से?
जी वालेकुम सलाम बुलाने का शुक्रिया। तो 2-3 चीज़ें इसमें तो चूँकि ये इब्तिदाई दिन है एंड प्रोबेबली ये इंशाल्लाह ज़्यादा फैलेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो अभी इंशाल्लाह। ज़्यादा जो फ़ोकस है वो इसी पे होना चाहिए कि हम केसेज़ जल्दी डिटेक्ट करें और जो डिटेक्ट हुए उनको आइसोलेट करें और उसके साथ-साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ यानी कि वो अस्पताल आइडेंटिफ़ाई करें जहाँ पे ये पेशेंट्स जा सकें और कौन इनका ख़्याल रखेगा। तो इस इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो हुकूमतों ने जो काम करने वो कर रहे हैं यानी कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको स्क्रीन कर रहे हैं। उसके साथ-साथ सारे सूबों के अंदर या बड़े शहरों के अंदर हमको पता है किन-किन अस्पताल में लोग जाएँगे और इसी तरह से इसकी टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल करने का भी काम शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर साहब हमारे पास किट्स अवेलेबल है इसको टेस्ट करने की, जिस तरह से कोरोना में हमने देखा था कि नाक के ज़रिए, गले हलक के ज़रिए सैंपल लिया जाता था। इसके टेस्ट का तरीका क्या है और क्या किट्स मौजूद हैं, दस्तयाब हैं? तो इसकी जो टेस्टिंग है वो भी पीसीआर ही है जैसे कोविड के अंदर हम नाक से करते थे। इस केस के अंदर जो टेस्ट है वो जो दाने निकलते हैं उसका सैंपल लिया जाता है। सही और सही। इसकी जो किट्स हैं जी और इसकी जो किट्स हैं ये एनआईएच जो इस्लामाबाद है वहाँ पे अवेलेबल हैं और जो कुछ प्राइवेट या बड़े यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जैसे आफान के अंदर सही। भी ये अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो केस रिपोर्ट हुआ है उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो बताइएगा प्लीज़ कि क्या वो ट्रैवल करके आया है वो पेशेंट जिसके अंदर इसके सैंपल्स मिले हैं, और दूसरा जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, जो मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं, किस हद तक वो मौसर साबित होगी? स्क्रीनिंग से क्या फ़ौरन पता चल जाता है, इसकी तशख़ीस कितने वक्त में हो जाती है? तो वो जो केस आया था उसके बारे में मैं पर्सनली तो नहीं जानता मगर इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये भी ट्रैवल हो यानी कि बाहर से लेके आए थे केस और ज़्यादातर केसेस पाकिस्तान में जो आए हैं अभी तक 11 हैं मेरे ख्याल से। तो वो सब ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड ही केसेस हैं। जहाँ तक स्प्रेड का और डायग्नोस का ताल्लुक है तो ये बीमारी जो है ये जब बुखार शुरू होता है उस वक़्त तक और फिर जब दाने जब उसके पे जो खुरंद होती है जब निकलता है तो जब उस वक़्त तक कंटेजियस होता है यानी कि दूसरे लोगों को फैल सकता है। अगर दाने नज़र आ रहे हों तो बिल्कुल एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में ये इसको पकड़ना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है क्योंकि ये बीमारी कभी-कभार जिनसी ताल्लुकात से भी फैलती है, तो निचले हिस्से में भी दाने हो सकते हैं जो कि नज़र नहीं आएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि कोरोना वायरस से क्या इसको ज़्यादा ख़तरनाक तस्वुर किया जाए, और इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें मौसर हो सकती हैं? क्योंकि चिकन पॉक्स जो बीमारी काफ़ी यहाँ पे कॉमन है पाकिस्तान में भी और इस रीजन में भी, उसके अंदर ये होता है कि उस दानों को खुरचना नहीं होता, वरना उसके निशान ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं। इसमें क्या-क्या एहतियात होनी चाहिए, और इसकी शिद्दत से मुतल्लिक थोड़ा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, तो इस पर्टिकुलर वायरस को कोरोना से कंपेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल है। कोरोना का ये जो या कोविड जो था वो एक तो जब आया था तो उसको बिल्कुल नया वायरस था। ये एमपॉक्स का वायरस जो है ये पुराना है, इसके बारे में हम कई सालों से जानते हैं। दूसरा कोविड का जो वायरस है वो बहुत आराम से फैलता था और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको कोई अलामात नहीं थे या बहुत ही कम अलामात थे, वो भी इस बीमारी को फैला सकते थे। एमपॉक्स के अंदर अमूमन जब तक दाने नहीं निकलते हैं और वो नहीं फैलता और दूसरी चीज़ ये कि फैलने का तरीका भी इसका अलग है। ये छूने से या हवा से इतना इतना नहीं मगर अगर क्लोज़ कोई हो तो उससे फैल सकता है। तो ये इतना तेज़ी से फैलता नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस जहाँ तरह से तक हम देख रहे इसकी हैं कितना अफ्रीका पता में ये अफ्रीका में काफ़ी हद तक फैल चुका है और अफ्रीकी ममालिक में 500 से ज़ायद की अमवात रिकॉर्ड हो रही थी और इससे जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो भी इसमें मुब्तला हैं। तो आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो क्या हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है या नहीं? ये थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है। तो सीरियस लेने की इस तरह ज़रूरत है कि हमको एटलीस्ट मुहतात होने की ज़रूरत है कि केसेज़ अब आएँगे तो इनको पकड़ने की ज़रूरत है। अफ्रीका के अंदर और ऑल्सो यूरोप में जो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख के केसेज़ 2022 से अभी तक आए हैं, उनके अंदर क्लोज़ कॉन्टैक्ट से एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा जिनसे ताल्लुकात से फैलता है तो उसका एहतियात करना लाज़मी है। मगर अभी एट दिस पॉइंट पाकिस्तान के अंदर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको मॉनिटर करने की ज़रूरत है सिचुएशन। आई डोंट थिंक ये इतना फैलेगा यहाँ पे। ठीक है, हमें एहतियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब, हमारे से माहिर वबाई अमराज थे। उन्होंने हमें अपनी कीमती राय से आगाह जो किया दाखिली रास्ते हैं उनको खास तौर पे इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है मोहतात होने की भी ज़रूरत ताकि है ऐसा कोई केस किसी में जरासीम पाए जाते हैं उसको आने से रोका जा सके। नाज़रीन, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेने शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत सारे अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी, एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, हफ्ता कैसा रहेगा आपका ये और भी भी आपको बहुत कुछ है। बताएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद सुबह खैर। कहेंगे और आज हफ्ते का पहला रोज़ है
और पीर जो है वैसे वर्किंग डे जो है जब शुरू होता है 2 छुट्टियां गुजार के आता है बंदा तो वैसे ही फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर जानना चाह रहा हूँ अमूमी तौर पे दिल नहीं कर रहा था ऑफिस से जाने का, काम पे जाने का, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, बट ये फिर भी आप फ्रेश हो जाते हैं, आप नींद पूरी करते हैं और अपनी फैमिली को एक टाइम देकर आते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है, हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सितारे उनके क्या कहते हैं। तो ये हमने एक सेगमेंट आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया है कि सितारे क्या कहते हैं। हर हफ्ते आपको बताया जाएगा सितारों की हरकत की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। हाँ, लेकिन मुमकिना तौर पे इस पे आपने 100% बिलीव नहीं करना। हाँ, इसके मुताबिक आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं और जो आप नहीं करना चाहते और आपके सितारे के मुताबिक, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक वो आपके स्टार के अंदर शामिल है, तो ये सारी चीज़ें आपको गाइडेंस फराहम करेंगी। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी दिल की बातें जो आप जानना चाहते हैं और देखेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। बिल्कुल जी, बातें होंगी मुल्की सूरत हाल पर भी और आपकी ज़िंदगी के नशे व फराज पर भी, आपके करियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, तमाम पैसे आएंगे जाएंगे आपके हाथ से। और वैसे बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा, हर एक ये जानना चाहता है शख्स के क्या कुछ उसको मिलने वाला है, क्या कुछ उसके हाथ से जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजीम हनीफ शेख साहब, आपको वेलकम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं अजीम भाई। और अजीम भाई सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या ख़बरें हैं पाकिस्तानियों के रिलेटेड, कोई अच्छी खबर दिखाई दे रही है और कोई अगर ख़तरे की घंटी है तो उससे भी हमारे नाज़रीन को मुतला कर दीजिए, किन चीज़ों की एहतियात बरतनी है इस हफ्ते। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हफ्ते का पहला रोज है और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होते हैं कि हमारा ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। बिल्कुल, हम एक ओवरऑल जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। जो जितने ज़ोडिएक साइंस हैं 12 एरीज से, अगर आप इजाजत देते हैं तो एरीज से हम स्टार्ट जी जरूर बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइए, एक एक करके शुरू कीजिए फिर। जी एरीज से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एरीज वालों को इस हफ्ते में खास तौर पे बड़े अच्छे फेवर्स मिलने वाली हैं फाइनेंसिस के हवाले से। फाइनेंसिस के हवाले से मैंने कहा इनको अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। ट्रैवल हो सकता है, चीजें इनके लिए बेटर हो सकती हैं, खास तौर पे डोमेस्टिक ट्रैवल जहां तक है ये करना चाह रहे थे। और इस हफ्ते में कोई फाइनेंसिस के हवाले से अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी पैसे वैसे आने की उम्मीद है, कोई नया बिजनेस, नया वेंचर या नई कोई जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा चांस है कि इस हफ्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। पिछले 15 दिन एरीज को थोड़ा फील करना पड़ा है, थोड़ा फेस करना पड़ा है थोड़े हेल्थ इश्यूज तो एरीज के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। जी ये हफ्ता अच्छा रहेगा। यहाँ पे फाइनेंसिस बेहतर हो सकते हैं, हेल्थ बेहतर हो सकती है, चीजें काफी सारी फेवरेबल हैं। नेक्स्ट स्टार के ऊपर भी जल्दी से, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, सारों तक हम पहुंचा सकें, तमाम स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जी मैं टॉरस पे आ रहे हैं। जी टॉरस पे आ रहे हैं। टॉरस के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त खास तौर पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, कोई एसेट परचेज करना चाह रहे थे, तो ये हफ्ता एक अच्छा हफ्ता है जहाँ पे ये ऐसा कोई भी जो डिसीजन है, बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का, कोई एसेट परचेज के हवाले से वो कर सकते हैं इस हफ्ते में। ठीक हो गया। दूसरा ये कि प्रमोशन जो जॉब्स कर रहे हैं वो उनकी प्रमोशन हो सकती हैं। जहाँ पे इस वक्त है वहां से जगह चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है जहाँ पे है वहां पे चीजें बेहतर हो सकती हैं। एजुकेशन जो बच्चे जो टॉरियंस पढ़ रहे हैं एजुकेशन से टॉरस के बाद सर अगला सितारा क्या कहता है? जी जेमिनी का इस वक्त सडन ट्रैवल हो रहा है। इस वीक में अचानक से ट्रैवल होगा आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। वो काफी अरसे से काम रुका हुआ था, चीजें रुकी हुई थी, ट्रैवल करना चाह रहे थे, लेकिन इस हफ्ते में ट्रैवल हो सकता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीजें आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेल्थ का थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर पे आ जाते हैं। ठीक है जी। कैंसर को इस हफ्ते में बहुत सारी एहतियात करने की जरूरत है। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल मैटर्स भी, ये दोनों चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो खास तौर पे खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिए। कैंसेरियन जो है वो थोड़े अलर्ट हो जाएं। हाँ जी, और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, फाइनेंसिस जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। इसकी थोड़ा सा इस हफ्ते में अपने बजट को कंट्रोल करना है कैंसेरियंस ने और जरा मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है, अगला सितारा क्या कहता है? लियो के बारे में बता देते हैं कि लियो का जो है वो आउट ऑफ कंट्री से फेवर्स मिल सकती है, दोस्तों से, भाइयों से, और कोई भी फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसी चीज जहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, वीजा नहीं आ रहा था, चीजें नहीं आ रही थी। वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो भागना चाह रहे हैं और यहाँ से पाकिस्तान से
तो लियोस खास तौर पे है, उनको ये फेवर्स मिलने के चांसेस हैं, काफी सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, हेल्थ के कोई जबरदस्त। इश्यूज मेरी इंशाल्लाह आपके लिए खुशखबरी है। जी जी। इनके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्गो। वर्गो की तरफ आ जाते हैं। वर्गो के बारे में बता देता हूँ कि वर्गोज इस वक्त नई जॉब पे जा रहे हैं और पिछली जॉब से अच्छा उनका ना जो है वो करें जुनेद। अच्छा, नई जॉब तलाश कर रहे हैं या उनको कोई जा ऑफर रहे होने वाली है? जा रहे हैं इस वीक में चेंज ऑफ प्लेस नहीं नहीं करने नहीं हैं। नहीं चले सर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने देंगे हम। ये तो मैंने छुपा के सितारे रखी जो थी मर्जी बात, करें। ये अजीम भाई ने बता दी सबको। हाँ, इसलिए कि जा सकते हैं, हाँ चांस मिल सकता है, ना जाएं या ना जाएं वो डिसीजन आपका है, लेकिन ये सही है हो कि गया चेंज ऑफ सर। प्लेस नेक्स्ट स्कॉर्पियन क्या कहते हैं? जाना ना जाना उनके ऊपर मुनहसर है, लेकिन ऑफर में आएगी जरूर। ठीक हो गया। लिबरल्स जो हैं वो इस वक्त अपने फाइनेंसेस को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त कॉन्शियस बहुत ज्यादा हुए हैं अपने ठीक हेल्थ है। को और बाकी चीजों को लेके, और बेहतर है इस वीक में कॉन्शियस ही रहे। पिछले 15 दिन जो गुजरे हैं वो भी ठीक नहीं थे, लेकिन ये वाला वीक जो अभी स्टार्ट हो रहा है, इस वीक में इनको चीजें अपनी जो पीछे मिसमैनेज थी इसको मैनेज करने का चांस मिल जाएगा बिल्कुल और ठीक हो गया। फैमिली गेट टुगेदर बाकी सारी चीजें इस वीक में होंगी। एक न्यूट्रल प्रोडक्टिव फेवरेबल वीक है इनके लिए। ठीक हो गया जी। अगला बिल्कुल सितारा। नेक्स्ट स्कॉर्पियो पे आ जाती है। स्कॉर्पियो को खास तौर पे अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करना पड़ेगा। इस वक्त पेरेंट्स की हेल्थ अच्छा। डिस्टर्ब हो सकती है, घर में चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, अखराजात हो सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अपनी अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा फोकस करें, ठीक मैरिटल हो गया, लाइफ को उन्हें थोड़ा फोकस और केयरिंग फोकस, होने की जरूरत है। उनको उसको उन चीजों पे मैरिटल लाइफ पे अपनी जो है ना वो ख्याल करने की ठीक जरूरत है। दुरुस्त। नेक्स्ट सेजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं। सेजिटेरियस के लिए बड़ा फेवर्स वाला वीक है ये। इस वीक में फेवर मिल सकती हैं, पैसे आ सकते हैं, पैसे अचानक से आएंगे, ये नहीं वाह होगा वो प्लान जबरदस्त। करके कोई लॉटरी लग कोई सकती है सजिटेरियस की। हाँ जी, कोई ऐसा काम करेंगे या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी, या जो जॉब्स कर रहे हैं उनको बोनस मिल जाएगा। ऐसी चीज हो सकती है कि इस वीक में सडन पैसे की पैसे आमद होगी। चला। ठीक हो हाँ गया। जी। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अपना जगह चेंज करना चाह रहे हैं, ये भी जगह चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि इस वीक में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना, कोई एसेट परचेज नहीं करना, किसी भी साइड पे नहीं ठीक है। जाना जहां पे इनको नुकसान हो। अभी इस वीक में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ जो काम इस वक्त कर रहे हैं उस ठीक पर है। स्टिक रहे, फोकस करें, उन्हीं चीजों में बेहतर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट थे Aquarius का- सितारों के हाल। लास्ट कौन है? अभी दो और हैं, एक्वेरियस और अच्छा। पाइसेस है। एक्वेरियस के बारे में बता रहा हूँ कि एक्वेरियस जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया काम, नए वेंचर्स, नए लोग, अपना नया बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब करते हैं वो ऑलरेडी नई जॉब तलाश करके बैठे हैं। लेकिन ये वीक अगर रोक लें अपने आप को किसी भी डिसीजन से तो चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन ये है कि जैसे ठीक ही हो आपका गया। थर्सडे और फ्राइडे आएगा वहां जाके चीजें इनके लिए बेहतर हो जाएंगी, वहां जाके डिसीजन लें जो भी लेने हैं। ठीक हो गया जी। पाइसेस के बारे में बता देते हैं कि पाइसेस इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा दौर है, फैमिली सपोर्ट मिल रही है, फ्रेंड्स की सपोर्ट मिल रही है, सिबलिंग्स की सपोर्ट मिल रही है। यहाँ जाके फेवर्स का टाइम है, ये वीक फेवर्स का है। यहाँ पैसे वैसे भी आ सकते हैं, अखराजात भी होंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रोडक्टिव वीक है पाइसेस जिसमें के लिए ओवरऑल ये हफ्ता अच्छा रहेगा। हाँ जी, अच्छा हफ्ता है, बेहतर हफ्ता है। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत अजीम हनीफ शुक्रिया। शेख हमारे साथ मौजूद थे और आपके साथ यकीन करते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो इस हफ्ते को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। ये जो इल्म फ़ल्कियात होता है ये माहिरीन की राय होती है, ये कोई ख़त्म ही नहीं होता। इसको आप लेकर इस तरह से चल सकते हैं कि आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दीगर इश्यूज़ पे बात होगी। हमारे साथ स्टे विद अस। नाज़रीन, के बाद फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और मेरे ख्याल में लगभग हर खातून का ये अरमान होता है, ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन खूबसूरत हो। तो आज ख़वातीन के लिए ख़ास सेगमेंट है। पाकिस्तान में जहाँ मुख्तलिफ बीमारियों ने आवाम को घेर रखा है, वहीं पर जल्दी मसाइल ने भी परेशान कर रखा है। तो मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ जहाँ हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, जागने सोने के अंदाज तब्दील होते हैं, वहाँ पर हमारी जिल्द पर भी इसके असरात होते हैं और तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं। बिल्कुल जी, बराह रास्त हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। खासतौर पर हसास जिल्द को तो कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मौसम की जो तब्दीली है वो इन दिनों में देखने को मिलती है, जब गर्मी
होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, रात में ठंडक होती है, ऐसे में जल्द को मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत भी होती है और फिर बॉडी लोशन या क्रीम में जो चंद विटामिन ई कैप्सूल्स हैं उनको शामिल कर लिया जाता है तो स्किन जो है थोड़ा बेहतर हो जाती है। लेकिन हम ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे ना, हम क्यों बता रहे हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है अपनी स्किन को बेहतर बनाने का, चमकदार और फ्रेश बनाने का। तुम्हारे साथ मौजूद है वो इसके ऊपर काम बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर जवेरिया आते हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब आप एक तो ये बताएगा कि आपने अपने ऊपर भी यकीनी तौर पे ये सारे जो ज़रूरत होती है स्किन को बेहतर करने के लिए उस पर अमल करती होंगी। हमारे नाज़रीन के लिए भी बताइए कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ख़ासतौर पर ये बरसात के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम। सो मैं तो हमेशा अपने जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे बताती हूँ कि मैं खुद 15 साल एक्ने की पेशेंट रही हूँ और अच्छा। क्योंकि हमारे कल्चर में समझा जाता है कि एक्ने बीमारी नहीं है, ये तो जवानी जैसे ही स्टार्ट हो जाती है और खुद ब खुद जो है खत्म हो जाएगी और कुछ लोगों की जवानी जाती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। और आई गेट पेशेंट्स लाइक ऑन डेली बेसिस जो कि 5-5, 6-6 साल से एक्नी का जो है वो फेस कर रहे होते हैं और उनकी स्किन जो है वो स्कारिंग की वजह से खराब हो जाती है। तो मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्कारिंग आ गई थी। तो आई हैव डन प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर माय एक्नी एज वेल एज फॉर एक्नी स्कारिंग। तो उसके लिए जो RF माइक्रो नीडलिंग से लेके लेजर्स एवरीथिंग आई हैव डन दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम लोग चले जाते हैं इन ट्रीटमेंट्स की तरफ, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी ख़वातीन वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, फिर उसके बाद जो है अगर अफोर्ड कर पाती हैं तो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं। तो आपके पास कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप देती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आती हैं, आपके पास ऐसा कौन सा डिफरेंट पैटर्न है उन ट्रीटमेंट्स का जिससे मुस्तफ़ीद होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ भी? अच्छा, ऐसा है कि मैं एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि इट्स नॉट ऑलवेज द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब तक डॉक्टर अपने पेशेंट को पेशेंट समझ के उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है तो उसको ज्यादा हेल्प करता है। मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट को पेशेंट समझती हूँ, उसको अननेसेसरी ट्रीटमेंट सेल नहीं करती, उसका एक प्लान बनाती हूँ और उसको पहले ही दिन बता देती हूँ कि जी अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू जो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि डॉक्टर साहिबा हम देखते ही हैं कि जब मैं खुद भी स्पेशली एक्नी से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, एक्नी स्कार से परेशान रही हूँ, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही हूँ। आपको जो ज़रूरी नहीं है वो भी ट्रीटमेंट्स बता दी जाती हैं कि आप ये करवा लें, आप ये करवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, हमें खुद से पता नहीं होता। डॉक्टर्स जो हमें कहते हैं कि ये करवाना बेहतर रहेगा, ये करवाना भी बेहतर रहेगा, हम सारी ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता। मैं आपके थ्रू एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को लगता है कि कोई मैजिकल लेजर आई हुई है जो कि एक ही सिटिंग में उनके सारे एक्नी स्कार्स फिक्स कर देगी। और मेरे पास हर वीक में 2 से 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जो वो मैजिकल लेजर करा के आते हैं। देखिए लेजर एक बहुत आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, पर्टिकुलरली जो हमारी मेरी और आपकी स्किन है जिसको हम एशियन स्किन कहते हैं या स्किन ऑफ कलर कहती हूँ मैं इसको, ठीक है। ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप इसमें एक ही दफा में सारे एक्नी स्कार्स जो खड्डे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो स्कार्स तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी वजह से होने वाली जो पिगमेंटेशन है, जो छाइयां हैं, जो धब्बे हैं, उनको ठीक करने में शायद आपको साल भर लग जाएगा और बाज़ औक़ात वो डॉक्टर साहब परमानेंटली ये आ जाते हैं और फिर वो मिट जाते हैं। स्किन को बेहतर करने के लिए एक्सटर्नल ही ट्रीटमेंट होता है या इंटरनल भी किसी तरीके से डाइट के जरिए या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए इसको बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, पानी का इस्तेमाल तो एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये साबित करे कि जो हमारी स्किन एजिंग के साथ या सन डैमेज की वजह से खराब होती है उसको हम पानी का इंटेक ज्यादा करने से ठीक कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, अगर आप पानी ज्यादा लेते हैं, आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपकी स्किन पे एक नेचुरल प्लम्प और वो ग्लो आता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहें कि आपको कोई स्किन बीमारी है जैसे एक्नी है, पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं, धब्बे हैं या आपको कोई और स्किन डिजीज है ये पानी तो पीने वो से हल ऐसा नहीं नहीं होता होंगे। कि आप उसे सिर्फ अपनी डाइट और पानी से फिक्स कर लें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं कहने पर मजबूर हूँ कि 2 ब्यूटीज एक फ्रेम के अंदर हैं, आपकी बिल्ली भी बहुत प्यारी लग रही है, क्या इस पर भी आपने कोई की है?
वो नेचुरली खूबसूरत है। ओह माय गॉड, क्या अरे डॉक्टर खूबसूरती साहबा, है जिस तरह इनकी। से इशाल ने भी आपसे पूछा था कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को भी खूबसूरत बनाने में, मज़ीद खूबसूरत बनाने में कहा जाए, तो आपका हाथ है। कौन कौन ट्रीटमेंट ले चुका आपसे अब तक? सो बेसिकली इमरान अब्बास, मुनीब भट्ट, उसके अलावा मैं नाहिल मलिक, जन्नत मिर्जा, केन डॉल, सो देयर आर सो मेनी, सिद रैपर, डॉली, सो ये सब जो हैं वो आते रहते हैं। ये सारे आपसे पाकिस्तान में ट्रीटमेंट लेते रहे हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर आके दुबई में आपसे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? दुबई में आके ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, ऐसा जो नहीं आप है, कह मैं रही थी कि ये कुछ नहीं मिथ्स कह हैं। रही कि ये सारे मेरे पास, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं जी जी। क्लेम करी कि ये सारे मेरे पास आके फिलर्स और बोटॉक्स ही कराते हैं। देखिए, लोगों का एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि शायद एस्थेटिक में सिर्फ फिलर्स और बोटॉक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन की 5000 बीमारियां हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं, और स्किन के अंदर मोर देन आप कह लें कि 100,000। ठीक हो गया। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए अपनी स्किन को बेहतर किया जा सकता है। और ये जो मिथ है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन बेहतर हो सकती है, हाँ, आप अपने आप को हाइड्रेट फ्रेश कर हो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। बॉडी जो आपकी हाइड्रेट हो जाती है, बट हाँ, ये अगर नहीं है आपको कि कोई आप स्किन की किसी- डिजीज़ है तो उसका फिर बिल्कुल, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका ज़रूरी ट्रीटमेंट है। नहीं है पानी के साथ। और वैसे हम ये भी देखते हैं शाल कि रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं उसकी लोशन, मशहूरी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कहते हैं कि उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं शायद, बिल्कुल, जो कि और आपकी स्किन body फिर के लिए, skin उसकी के लिए बहुत आदी हो harmful जाती है, तो होते हैं। ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, और फिर आप डायरेक्टली अगर सनलाइट फेस करते हैं तो उसके भी असरात होते हैं, आपको और पता फिर है हमारे बीमारियों का यहाँ भी तो सामना। एक ग्लो क्या उसे कहते हैं, ड्रिप भी आ चुकी हुई जी। है। वो ग्लो ड्रिप जो है वो वैसे आप डॉक्टर साहब ये भी लगवाएं और पूछते हैं- आप एकदम से ग्लोइंग स्किन पाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे भी मेरे ख्याल में वो चोंचले बना दिए मैं डॉक्टर्स ने। और ये जो हमारे खूबसूरत नज़र आने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़ाहिर बात है वो ख़ुद भी खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी स्किन का बहुत Maintain ख्याल रखते करने हैं, के और उसको लिए। बेहतर करने के लिए वो ट्रीटमेंट लेते हैं। और डॉक्टर जवेरिया आतिफ जिस तरह बता रही थी कि लगभग बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको देखा जाता है, जिनको पसंद किया जाता है, वो डॉक्टर जवेरिया से अपना ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि अपनी डाइट अच्छी रखें, बैलेंस रखें, नींद सही होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के साथ फिर अगर आपको कोई डिजीज़ का सामना है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जिससे आप बहुत ज़रूरी हाँ, है। और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए, टेक्नीशियंस के पास मत जाइए जो कि आपको मशीनरी सीख कर आपके ऊपर ट्राई करते आप पे हाथ सीधा करें और और आपके ऊपर हाथ कोई भी और सीधा नुकसान करते हो हैं जाए। और नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे जो है वो बचें। हम जो है एक तोते से मशहूर मुलाकात तोते की करवाते हैं मुलाकात- अपने नाज़रीन। बिल्कुल, बहुत और ज़रूरी ये है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का एक मशहूर टिकटॉकर तोता है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये ग्रे नस्ल के 4 साला अफ्रीकी तोते का नाम अपोलो है, और तोते ने मुख्तलिफ चीज़ों, किताबों, जुराबों समेत 12 अशिया के नाम शनाख्त किए हैं। मियाँ मिट्ठू ने 3 मिनट में 12 अशिया कामयाबी वाह। से शनाख्त करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाह जी वाह। और आप कर इस सकते हैं? तोते के मालिकान मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तोते को ट्रेन करने की बात कर रही हैं या नाम लेने, या मेरा मुकाबला आप तोते से कराना चाह रही हैं? अच्छा जी, उसकी मालिकान का ये कहना है कि रिकॉर्ड से पहले भी अपोलो एक सोशल मीडिया स्टार है, और इसके जबरदस्त। टिकटॉक पर 28 लाख फॉलोअर्स हैं, और इसी तरह से यूट्यूब पर ये इसके कह रही 13 हूँ, लाख आप कर फॉलोअर्स सकते हैं। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसके अंदर बड़ी ज़्यादा खुसूसियात हैं। तो अपने नाज़रीन को दिखा दें ये तोता फिर। ये था जी ज़हीनो फ़तीन तोता जिससे हमने आपकी मुलाकात करवाई। और लाखों में फॉलोअर्स भी हैं जी उसके, तो ज़हीन तोता है, आपको भी और हमें भी इससे मेरे ख्याल में सीखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मज़ीद इश्यूज़ पे बात। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे, और अब कुछ बात करेंगे हम खेल की, खिलाड़ियों क्रिकेट की। और बिल्कुल जी, मैच क्योंकि होने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। पहला टेस्ट मैच है 21 अगस्त से रावलपिंडी में, और दूसरा मैच कराची में होना था, लेकिन उसको भी हाँ, मेरे ख्याल में आपका मशवरा मान लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बगैर तमाशाइयों के मैच का मज़ा अधूरा रह जाता है। तो अब दूसरा टेस्ट भी होने जा रहा है रावलपिंडी में, तो वहाँ पे तमाशाए भी होंगे। रावलपिंडी मुंतकिल उसे कर दिया गया है। सीरीज से कबल बांग्लादेशी टीम को एक बड़ा धचका भी नाज़रीन लग चुका है, और वो ये कि ओपनर महमूदुल हसन इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। और 23 साल महमूदुल हसन जो है बांग्लादेश के ए टीम का हिस्सा भी थे, और जो पिछला मैच हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 65 रन बनाए थे। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड से मुतमईन है, कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो जुनेद, आपका शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह मौका दिया। देखिए, जी साहब। पाकिस्तान का स्क्वाड तो बैलेंस स्क्वाड है।
मेरा ख्याल में यही तवक्को थी कि इसी किस्म का स्क्वाड आएगा। आपने थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के महमूदुल हसन की बात की। अब से चंद लम्हे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक मीडिया रिलीज जारी किया है कि आमिर जमाल जो पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर थे, वो भी पहले ही अनफिट थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए और रीहैब के लिए उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से फारिग करके नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेज दिया गया है। देखें, अगर ऑन पेपर देखें, पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम है और बांग्लादेश की टीम अपनी कंडीशंस में तो काफी मुश्किल रहती है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम फार बेटर देन बांग्लादेश। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 2 टेस्ट मैच हैं, इसके बाद इस साल मतलब अगले तकरीबन कोई 7-8 महीने में पाकिस्तान ने मजबूरी तौर पर 9 टेस्ट मैच खेलने, जिनमें 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान में होंगे। बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचों के बाद 3 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड और 2 टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो मेरे ख्याल में अगर इन 9 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड टेस्ट भट्टी साहब, चैंपियनशिप का जो फाइनल, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है बांग्लादेशी टीम के मुकाबले में, और फिर हम बांग्लादेश को ऑलरेडी हम ये समझ रहे हैं कि उनकी तैयारी भी उस तरह से नहीं है, टीम भी कमज़ोर है, फिर उनका ओपनर एंड टाइम पे निकाल दिया जाना या उसका टीम से आउट हो जाना, तो पाकिस्तानी टीम को कितना एज मिला है? शाहीन कितने इससे मुतमिन हो जाएंगे, खेल में कितने रिलैक्स हो जाएंगे? देखिए, शाहीन्स तो ऑलरेडी उनको परवाज करनी चाहिए थी बुलंदियों की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछला जो 1 साल गुजरा है उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। आप एशिया कप देख लें, आप वनडे वर्ल्ड कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज देख लें, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में जो T20 सीरीज हुई थी वो देख लें, फिर हम न्यूजीलैंड में भी 4-1 से T20 सीरीज हारे। तो पिछला 1 साल तो पाकिस्तान की नाकामियों का था। मैं आपके इस सवाल से हटके थोड़ा सा आपकी तवज्जो एक दूसरे मामले की तरफ दिलवाऊं कि हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन ये जो 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी गुजरा है, हर कोई अरशद नदीम की बात कर रहा था। पाकिस्तान टीम इस्लामाबाद में थी, सिवाय आर्मी चीफ का एक जो फंक्शन था, उसके अलावा 14 अगस्त के किसी फंक्शन में पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर को मदऊ नहीं किया गया। उसकी बेसिक वजह ये थी कि पाकिस्तान की टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकें। अच्छा, एक तो ये नेशनल प्रेशर है उनके ऊपर कि जो तनकीद हो रही है क्रिकेटर्स के ऊपर, और जो परफॉर्मेंस जिसका आपने जिक्र भी किया कि 1 साल में अच्छी नहीं रही, साथ में ग्रुप बंदी के ऊपर भी बड़ा ज़्यादा फोकस है और उसके ऊपर बात हो रही है कि ग्रुप बंदी ख़त्म होनी चाहिए। अब इत्तेहाद नजर आएगा, अब वो चीज़ ख़त्म हो पाएगी भट्टी साहब? देखिए जुनैद, ग्रुप बंदी की बात मैंने और आपने तो नहीं की, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये बातें करता था। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के एटलीस्ट 2 ऐसे बयानात हैं या 2 ऐसी तकारीर हैं जिनमें वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं। फिर पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद सर्जरी की बात की, वो सर्जरी भी हमें नजर नहीं आ रही। तो मतलब अगर वाकई खराबियां थी तो उन खराबियों को दूर तो नहीं किया। चले, सर्जरी में तो बाज दफा टांग काट दी जाती है, बाज दफा हाथ काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो हमें सारे के सारे वही प्लेयर नजर आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया था या जिन लोगों ने टीम का माहौल खराब किया था, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नजर आ रहा है और ना उनके खिलाफ कोई सर्जरी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ना हम उन्हीं दुनिया में सेम प्लेयर्स के शायद साथ मैदान में दोबारा उतरने जा रहे हैं। तो सर, पिच की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच जो है उसको, रावलपिंडी की जो पिच है उसको गुज़श्ता हम टेस्ट मैचेस में देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, तनकीद की ज़द में रही। इस बार भी उसी पिच के ऊपर हम खेल रहे हैं। दूसरा एक हमारा ये भी है तासुर हमारी टीम के ऊपर कि बांग्लादेशी टीम इतनी कमज़ोर है, मेहनत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पिच भी तनकीद के ज़द में रही है। तो क्या समझते हैं इससे हमारी टीम थोड़ी रिलैक्स होकर खेलेगी कि खेलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बांग्लादेशी टीम जो है वो तो पहले ही कुछ खेलने के या करने के काबिल नहीं है? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप रिलैक्स तो कर नहीं सकते। जब रिलैक्स करेंगे तो दूसरी टीम हावी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि हमने पिच बनाने के लिए 2 साल के लिए फॉरेन क्यूरेटर की खिदमत हासिल की है। टोनी हैमिंग, उनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में रहे हैं। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमत हासिल की हैं
कहा ये जा रहा है, मैं तो कराची में बैठा हुआ, मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने तस्वीर देखी है या जो हमारे दोस्त ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़ी सी ग्रासी पिच बनाई गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो टीम में वाहिद स्पिनर थे आमिर जमाल, उनको रिलीज कर दिया है। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान बुध से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतर रहा है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की चूंकि स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स से, तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग पर जाना चाहता है। अब मसला ये है कि क्या हम वही पुराने आजमूदा फास्ट बॉलर जो हैं उनको खिलाएंगे या कुछ तजर्बा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम वो टीम है जिसके खिलाफ हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक और मसला, अभी आपने इब्तदाइये में अपने कहा कि दोनों टेस्ट मैच पिंडी में होंगे। मेरा सवाल तो ये है कि फैसलाबाद, हैदराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पिशावर, शेखुपुरा, ये जो हमारे 6 क्रिकेट स्टेडियम थे, अब ये सुना है कि खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हैदराबाद के मैंने खुद देखा, इसलिए आपको मुसद्दिका बात बता रहा हूँ कि हैदराबाद का स्टेडियम तो डोमेस्टिक मैचों के काबिल भी नहीं है। तो हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके फिर उन स्टेडियम्स को तबाह कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बारे में भी पीसीबी को पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो ग्राउंड पीसीबी की प्रॉपर्टी नहीं है तो पीसीबी फिर उन पर पैसे इन्वेस्ट ना करे। बिल्कुल ऐसे। तो आपके ख्याल में ये दूसरा जो टेस्ट है वो रावलपिंडी की बजाय कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि दोनों टेस्ट वहीं पर हो? देखिए, हमारे पास ऑप्शन तो है, मुल्तान हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अब पीसीबी कहता है जी मुल्तान में हमें होटल नहीं मिले, तो अगर पीसीबी होटल नहीं करवा सकता, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं उनके कहने से होटलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों को कमरे नहीं मिल सकते, मेरे ख्याल में ये प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए थी। अब कराची में मैं खुद लास्ट वीक गया था, मेरा ख्याल लास्ट मंडे की बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि वहां तो जो तामीराती काम है वहां टेस्ट मैच नहीं हो सकता था। तो ये तामीराती काम शुरू करने का तो प्लान काफी पहले पीसीबी ने बनाया हुआ था। एन वक्त पर कराची में टेस्ट मैच अनाउंस हुआ, टिकटों की फरोख्त शुरू हुई, अगले दिन बगैर तमाशाइयों के करवाने के ऐलान किया गया, 5 दिन बाद टेस्ट मैच पिंडी शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आपको लगता है कि थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन पाई जाती है? और अगर मोहसिन नकवी साहब की बात की जाए, गो के उनके ऊपर जिम्मेदारियां और भी हैं, क्रिकेट को लेके मामलात आपको तसल्ली बख्श दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक काम हो रहा है? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो पीसीबी में उनकी इंतजामी टीम है वो माजी में ज़का अशरफ के साथ भी रही, नजम सेठी के साथ भी रही, रवीज राजा के साथ भी रही। तो मेरे ख्याल में ये जो बदइंतजामी के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह कल हमने देखा कि कराची टेस्ट पिंडी मुंतकिल हो गया, तो नजम सेठी साहब को अपनी इंतजामी टीम पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि बॉस के पास अगर एक अच्छी टीम हो जो उनको अच्छे मशवरे दे और वो फैसले जो पहले होने चाहिए थे एन वक्त पे फैसले करके हम दुनिया में अपना मजाक उड़वाए। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो मुशावरती टीम है उनकी वो वही पुरानी है जो तमाम पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं उनके साथ रह चुकी है, तो इसलिए वही मशवरे दिए जा रहे हैं और उन्हीं पर अमल पैरा है। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे और करते हैं कि पाकिस्तान जीत अपने नाम करे और वो जो माजी की गलतियाँ हैं उनको सुधारे और कॉन्फिडेंस के साथ खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए एक खातून की जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी बिल्कुल, किसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ये भी आपको बताते हैं कि अच्छी खासी चौड़ी ज़बान वाली करार पाई हैं वो। और जिस तरह से ख़वातीन पहले इस वजह से ना बड़ी जद में लंबी ज़ुबान की वजह से तनकीद की जद में रहती है कि ख़वातीन की ज़बान बहुत लंबी है, वो बहुत चलाती हैं। तो लेकिन वैसे इनके पास डिफरेंट एजाज है, इनकी ज़ुबान चौड़ी है, पता नहीं लंबी उतनी है या नहीं। लेकिन अमरीकी रियासत टेक्सास से इनका ताल्लुक है और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, सबसे ज़्यादा चौड़ी ज़ुबान वाली ये खातून करार पाई हैं। तो हम ये देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। लकायो नामी इस खातून की ज़ुबान है हैरत अंगेज़ तौर पर 3.11 इंच चौड़ी, जिस पर गिनीज ने इन्हें दुनिया की सबसे चौड़ी ज़ुबान के रिकॉर्ड का हामिल करार दे दिया है। तो ये था आज का प्रोग्राम और कल आपके साथ कुछ नए मौज़ूआत के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल जी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।